नमस्कार। सन 1857 के स्वातंत्र समर की केंद्रीय भूमिका में उत्तरी भारत ही रहा। उसमें भी पंजाब काफ़ी हद तक असहयोगी तो राजपूताना तटस्थ रहा। राजपूताना की जनसहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों की ओर से युद्ध करने वाले सैनिकों को आम जन के अपशब्दों का भी सामना करना पड़ता था। महाराष्ट्र के देश बांधवों ने भले ही कानपुर, कालपी, झांसी में प्रचंड रणगर्जना की, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई ने अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन किया, सतारा के सचिव रंगोजी बापू ने पूरे देश में संपर्क किया, किंतु शेष महाराष्ट्र व दक्षिण ने साथ में कदम से कदम नहीं मिलाए। वह परिणाम की प्रतीक्षा करते रहे। कोल्हापुर नरेश के छोटे भाई चिमाजी अप्पा की प्रेरणा से कोल्हापुर में 15 दिसंबर को सैनिकों ने विद्रोह किया, किंतु सूचना मिलते ही जैकब ने पहुंचकर कड़े संघर्ष के बाद उस प्रयत्न को असफल कर दिया। अनेक लोगों को तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया। रंगोजी बापू के एक पुत्र को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। सतारा के 2 राजपुत्रों को निष्कासित कर दिया गया, किंतु रंगोजी बापू अंग्रेज़ों के हाथ नहीं चढ़े। उसके बाद वे कहाँ गए किसी को नहीं पता। हैदराबाद में भी वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला और वजीर सालार जंग पूरी तरह अंग्रेज निष्ठ ही बने रहे। नतीजतन क्रांति के प्रयत्न वहाँ भी असफल ही हुए। क्रांतिकारी नेता तोराबाज खां मारे गए तो एक अन्य नेता अलाउद्दीन को अंडमान की जेल में भेज दिया गया। लेकिन पास ही जौहरापुर में एक तरुण हिंदू राजा भी था जिसने अपना सर्वस्व स्वतंत्रता हेतु समर्पित कर दिया। वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा हुआ, किंतु निजाम और अंग्रेज़ों की संयुक्त शक्ति का सामना नहीं कर सका। फरवरी 1858 में वह भागकर हैदराबाद पहुंचा तो उसे वजीर सालार जंग ने बंदी बना लिया और अंग्रेज़ों को सौंप दिया। जब उसे काला पानी की सज़ा सुनाई गई तो उसने एक अंग्रेज सिपाही की बंदूक छीनकर स्वयं को गोली मार ली। उसके अंतिम शब्द थे, काला पानी से तो मृत्यु श्रेयस्कर है, मेरा तो एक साधारण सा प्रहरी भी बंदीशाला में नहीं रहेगा, फिर मैं तो उनका राजा हूँ। जौहरापुर नरेश के आत्मोत्सर्ग से प्रेरित होकर नरगुंद के नरेश भास्कर राव बाबा साहब ने 25 मई 1858 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। जब अंग्रेज अधिकारी मैनसन आक्रमण करने आया तो नगर के बाहर जंगलों में उसे घेर लिया गया व उसे मारकर उसका सर नरगुंद नगर के प्रवेश द्वार पर टांग दिया गया। किंतु नरगुंद नरेश का सौतेला भाई ही अंग्रेज़ों से जा मिला और फिर वही पुरानी कहानी। बाबा साहब पराजित हुए और 12 जून 1858 को उन्हें भी फांसी दे दी गई। उनकी परम सुंदरी पत्नी ने अपनी सास के साथ मलप्रभा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। 5 जून 1858 को मौलवी अहमद शाह का सर पावेन के राजा ने काट लिया था। इस समाचार ने समूचे अवध और रुहेलखंड को धधका दिया। निज़ाम अली खान पीलीभीत जा पहुँचे। खान बहादुर खान, विलायत शाह अली खान मेवाती के साथ साथ पेशवा नाना साहब भी उस देशद्रोही राजा को सबक सिखाने चढ़ आए। घाघरा नदी के तट पर बेगम हजरत महल और हेमू खान डेरा डाले हुए थे, तो राजा राम बख्श, बाहुनाथ सिंह, चांद सिंह, हनुमंत सिंह व अन्य बड़े बड़े सरदार भी अवध की स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष को तत्पर हो गए। उधर 13 जून को हॉप ग्रांट भी लखनऊ के समीप नवाबगंज की ओर बढ़ चला, जहां ये सभी स्वतंत्रता योद्धा एकत्रित हुए थे। और फिर संपूर्ण अवध में घमासान मुठभेड़ें प्रारंभ हो गईं। अपनी पुरानी शमशीरों और तोड़ेदार बंदूकों से ही अवधवासी प्रबल अंग्रेज सत्ता को चुनौती दे रहे थे। शंकरपुर के राजा बेणी माधव को अंग्रेजों ने घेर लिया और संदेश भेजा कि यदि तुम युद्ध का हट छोड़ दो तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा और तुम्हारी सारी संपत्ति भी तुम्हें वापस लौटा दी जाएगी।
बेणी माधव ने उत्तर दिया कि दुर्ग की तो मैं रक्षा नहीं कर पा रहा, इसलिए यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी शरण में हरगिज नहीं आऊँगा। किला तुम्हारे हाथ आ जाएगा, किंतु बेणी माधव नहीं, क्योंकि यह देह तो स्वराज्य की दास है। इस भीषण संघर्ष की ज्वाला ने इंग्लैंड में भी हाय तौबा मचा दी और अंततः नवंबर 1858 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर सीधे ब्रिटेन की साम्राज्ञी का शासन कायम हो गया। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि जो भी शस्त्र रख देगा उसे सार्वजनिक क्षमादान दे दिया जाएगा। राजा महाराजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार होगा। जनता के धार्मिक अधिकारों और रूढ़ियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। देशी नरेशों के अधिकार, सम्मान और पद की प्रतिष्ठा का विचार करते हुए हम उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करेंगे। निसंदेह इस घोषणा पत्र का एकमेव उद्देश्य क्रांति की आग पर पानी डालना था, किंतु अवध की बेगम ने इसे स्वीकार नहीं किया और अप्रैल 1859 तक अपना संघर्ष जारी रखा। किंतु इसके बाद लॉर्ड क्लाइव के भीषण आक्रमणों के चलते इन क्रांतिवीरों को नेपाल में प्रविष्ट होना पड़ा। पत्र द्वारा नाना साहब ने नेपाल के हिंदू नरेश से शरण और सहायता देने की प्रार्थना की। राजा जंग बहादुर ने अपने एक सरदार कर्नल बलभद्र को चर्चा के लिए भेजा। क्रांतिवीरों ने उनसे पेशकश की कि हमारे पास अभी 60,000 जवान हैं। अगर नेपाल हमें 50,000 गोरखा सैनिक और प्रदान कर दे तो हम अंग्रेज़ों को कलकत्ता तक धकेल देंगे और इस प्रकार जो क्षेत्र प्राप्त होगा उसके शासक भी नेपाल नरेश ही होंगे और हम उनकी प्रजा। किंतु बात बनी नहीं। उल्टे नेपाल नरेश ने अंग्रेज़ों को अनुमति प्रदान कर दी कि वह अपने इन विद्रोहियों पर कार्यवाही हेतु नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। सर्वथा निराश होकर अनेक क्रांति योद्धा अपने शस्त्रास्त्र छिपाकर घरों को लौटने लगे। अंग्रेज़ों ने भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। ब्रिटिश सेनापति ग्रांट होप को लिखा नाना साहब का अंतिम पत्र इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है, जिसमें लिखा गया, व्हाट राइट हैव यू टू ऑक्यूपाई इंडिया एंड डिक्लेयर मी एन आउटलॉ। हिंदुस्तान पर राज्य करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम विदेशी हमारे राजा हो तो क्या मैं चोर हूँ? बालाजी विश्वनाथ के पेशवाई सिंहासन के इस अंतिम उच्छ्वास के उपरांत नाना साहब का क्या हुआ, इस विषय में इतिहास मौन है। घनघोर कठिनाइयाँ झेलते उनके भाई बाला साहब का वनों में ही स्वर्गवास हुआ। अवध की बेगम और तरुण राजकुमार को नेपाल में रहने की अनुमति मिल गई और इस प्रकार पराजय के साथ अवध के क्रांति युद्ध की भी इतिश्री हो गई। नमस्कार।